नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आज बोलने से बदलेगा में बात डिजिटल अरेस्ट की। अब तक के सबसे लंबे डिजिटल अरेस्ट की हम बात करेंगे। देश के अब तक का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट जो कि ग्वालियर में हुआ। रामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। बैंक अकाउंट से 2,52,00,000 रुपए निकाल लिए गए। और खास बात ये, किसी आश्रम की उज्जैन शाखा के एक प्रबंधक से भी पिछले दिनों डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख की ठगी हुई थी। ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट किया गया और कहां क्या झूठ बोला गया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनसे बचने का कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं दिखता है। पुलिस को भी शातिर ठगों को पकड़ने में कामयाबी कुछ ज्यादा नहीं मिल रही। आज हम इसी को समझेंगे कि आखिर इस नए संकट से निपटने के उपाय क्या है। अगर आप भी डिजिटल अरेस्ट का कभी शिकार हुए हैं, आप कोई बात हमसे साझा करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारा फोन नंबर है 8178999182। सरकार रोज आगाह करती है, लगातार याद दिलाती है, लेकिन एक और हाई प्रोफाइल शख्स साइबर ठगों के शिकार हो गए। इस बार नंबर आया ग्वालियर रामकृष्ण आश्रम के स्वामी सुप्रदीप्तानंद का। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। स्थानीय रामकृष्ण आश्रम में बुधवार की शाम बड़ी गहमागहमी रही। आश्रम के स्वामी 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में थे। इस दौरान उनसे 2,52,00,000 रुपए ऐंठ लिए गए थे। ये जानकर हर कोई हैरान था, आश्रम के लोग भी और पूरा शहर भी। क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे सवालों के बीच एनडीटीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद था। ग्वालियर पुलिस के लिए भी सरदर्दी अचानक बढ़ चुकी थी। इसका अंदाजा साइबर थाने में दिख रही हलचल से लग रहा था। साइबर ठगों ने ग्वालियर रामकृष्ण आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक ब्लैकमेल किया। लेकिन स्वामी जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्या घटनाक्रम कैसे हुआ आपके पास के अमाउंट होगा ग्वालियर में आया ये केस संभवतः अब तक का सबसे लंबा डिजिटल अरेस्ट है। इस दौरान साइबर ठगों ने स्वामी को पहला कॉल 17 मार्च को आया और इसी के बाद उन्हें ठगों ने अपने शिकंजे में ले लिया। बरगलाता रहा, झांसे देता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। स्वामी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे होने की धमकी दी। ठग ने खुद को नासिक पुलिस से बताया। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने स्वामी से लिए गए पैसे 15 अप्रैल तक लौटाने की बात भी कही। इस पर सुप्रदीप्तानंद ने भरोसा भी कर लिया, लेकिन जब पैसे नहीं लौटाए गए तो उन्होंने साइबर पुलिस को जानकारी दी। अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। तो एनडीटीवी आपको फिर से आगाह करता है, इस मैसेज को सिर्फ सुने नहीं, इसमें कई बातों को अमल में लाए, क्योंकि फोन किसी को भी आ सकता है। आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। सावधान रहे, कोई डरा सकता है, डरे बिल्कुल नहीं। बहरहाल स्वामी सुप्रदीप्तानंद के साथ जो हुआ उसने एक बार फिर पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसे फ्रॉड से निपटने के लिए हमारी पुलिस के पास हथियार क्या है, सवाल ये भी है। एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देवश्री माली की रिपोर्ट। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, लेकिन आप उस झांसे में ना आए। इसी चीज से बचाने के लिए हम इस मुद्दे पर अक्सर बात करते हैं और एक बार फिर से हमने इसको उठाया है कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशबू जैन है वकील साइबर क्राइम से, मुकेश चौधरी हमारी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, पूर्व डीजी एमपी, एम रेशमवाला डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो चुके हैं, रेनू हांडा हैं डिजिटल अरेस्ट का एक बार शिकार हो चुके हैं। सभी का स्वागत है, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल डॉक्टर शैलेंद्र आपसे है कि कैसे ये संभव है कि 26 दिनों तक किसी को डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया और आसपास के जो लोग हैं उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी।
देखिए, ये बहुत होशियार लोग होते हैं जो डिजिटल अरेस्ट करते हैं। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना भी हो, पर श्रूडनेस बहुत ज्यादा होती है। और जो व्यक्ति है जिसको डिजिटल अरेस्ट करते हैं, अपने पास 2 विक्टिम बैठे हुए हैं, वो बहुत जल्दी, और दोनों लेडी हैं, लेडीज को हम वैसे भी कहते हैं बड़ी इमोशनल होती हैं और बड़ी जल्दी इमोशंस में आ जाती हैं। तो और जो स्वामी जी को किया, स्वामी जी तो अध्यात्म सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन उनको भी आ गया। बट ये लोग बड़े नर्म दिल के होते हैं, बहुत जल्दी इनमें घबराहट हो जाती है और समाज में लोक लज्जा भी होती है। अगर ये स्वामी जी को इतना हुआ था, ऐसे आया था, ही मस्ट हैव शेयर्ड इट विद समवन। इसलिए कहते हैं कि डिजिटल एज में दोस्त होना बहुत जरूरी है। आजकल हम डिजिटल एज में सब डिजिटल फ्रेंड्स ही हो गए, एक्चुअल फ्रेंड्स खत्म हो गए हैं। अगर जो एक्चुअल कोई मिलने मिलाने वाली दोस्ती होती, जो कहना चाहिए वर्चुअल दोस्ती हो गई, इसलिए शेयर नहीं होता और परेशानियां ज्यादा होती हैं। इनको किसी से शेयर करना चाहिए अपनी परेशानी। इसमें नहीं, आपके जितने दर्शक हैं, मैं 1 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन आपको कहूंगा, आपके मैं कई प्रोग्राम में रोड सेफ्टी के प्रोग्राम में जुड़ा, उसका एक्चुअल क्वांटिफिकेशन मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितने मौतों से बचे, कितने एक्सीडेंट बचे, लेकिन आपने जो अवेयरनेस क्रिएट की, आपके जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने जितनी अच्छी बातें बताई, उस पर कहीं ना कहीं कुछ तो असर हुआ है। क्वांटिफिकेशन नहीं हो सकता। इसी तरह आप जो ये अवेयरनेस ला रहे हैं, इसका भी असर होगा, लेकिन कितने लोग डिजिटल अरेस्ट नहीं हुए, इसका क्वांटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, अगर ये शेयर करते किसी से, आइसोलेशन में रहते हैं, तो फिर किसी को कैसे मालूम पड़ेगा? अगर शेयर करते किसी से, अपनी प्रॉब्लम बताते, घर में जो काम करने वाले होते हैं, जो आपके कलीग्स होते हैं, उनसे अगर शेयर करते तो स्थिति नहीं आती। ये लोग इमोशनल होते हैं, भय में रहते हैं, लोक लज्जा की वजह से ऐसे सब काम कर देते हैं। मुकेश चौधरी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी है। मुकेश, अक्सर ऐसे मामलों में मुकेश जी ये देखा जाता है कि इतना डरा देता है सामने वाला आपको कॉल कर कर। पहली बात तो इतने मैसेजेस आते हैं, हम इतना अवेयरनेस आस पास देखते हैं, उसके बावजूद ऐसे झांसे में हम आ जाते हैं। यानी कि पूरी रैकी की जाती है ऐसे फ्रॉड्स की तरफ से, और ये देखा जाता है कि किस पॉइंट पर वो शख्स वीक है जहां पर हम उसको डरा सकते हैं। मैम, एक्चुअली इस टाइप के केसेस के अंदर रेकी की तो एज सच बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रैंडम कॉल्स होते हैं और हिट एंड ट्रायल केसेस होते हैं, जिसके अंदर कौन कन्विंस होता है, कौन रेडी है पेमेंट करने के लिए, या किसको कितना, जैसे सर ने भी बताया कि जो रेपुटेशनल लॉस है उसको सोसाइटी के अंदर रेपुटेशनल डैमेज कितना होगा। क्योंकि काफी केसेस में आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन्स के साथ में बहुत ज्यादा होता है ये, और प्रोफेसर्स हैं या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा रेपुटेशन उनके लिए सबसे पहले है। हो सकता है कि फाइनेंसेस को वो उसके सामने कंसिडर ना करें, इस वजह से विक्टिमाइजेशन होता है इनका। सेकेंड पार्ट मेरा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है अवेयरनेस फैलाने की, बट इसके अंदर करेक्ट अवेयरनेस तब होगी जब लोग सही प्रोसीजर पता चलेगा कि अगर किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो सही तरीका क्या होता है, कैसे आपको प्रोड्यूस किया जाता है। अगर ईडी आपको समन देगी तो समन देने का तरीका क्या होता है, अगर आपको कोई नोटिस आएगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा, तो उसका एक सही तरीका क्या है। तो सही प्रोसीजर पता चलेगा तब नकली प्रोसेस में और सही प्रोसेस में अंतर आम जनता जो है, जो पब्लिक है, वो समझ पाएगी। मोस्टली टीवी से, मूवी से, टीवी सीरीज से, इनसे देख के समझ जाते हैं अच्छा पुलिस ऐसे ही एक्शन लेती होगी। तो अधिकतर लोगों को तो सही प्रोसीजर की समझ नहीं होती, इसलिए भी वो विक्टिम बन जाते हैं। जी, तो जानकारी का अभाव, जागरूकता और ज्यादा ऐसे मामलों में बढ़ाई जानी चाहिए। साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए, डिजिटल अरेस्ट से लोगों को बचाने के लिए किस तरीके से लोग झांसे में आ जाते हैं, इसी पर हमारे साथ कुछ पीड़ित भी हैं जो इसी पर बातचीत करेंगे। रेनू हांडा हैं जो डिजिटल अरेस्ट का एक बार शिकार हो चुकी हैं। रेनू, हम चाहेंगे आप बताएं हमें कि किस तरीके से आपको कॉल आया और क्या कहकर आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। आप इतना डर गई किस बात को लेकर जो कि आप उनके झांसे में आ गए? मैम, मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखूंगी यहाँ पे। जैसे बोल रहे हैं जानकारी का अभाव या आपकी वल्नरेबिलिटीज को ये लोग जो हैं उनके बेस पे आपको शिकार बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी की बात करूंगी कि कोई भी आदमी जो किसी भी फायदे से ललचा जाए कि मुझे कुछ जल्दी रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके का या आपके फैमिली मेंबर को लेके डर देते हैं या आपको फायदे के बारे में ललचाते हैं। तो मेरे केस में ये था कि मैं फायदे को लेके चले गई, क्योंकि उन्होंने मुझसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराया।
और वो 2 दिन इस तरीके से मेरे को उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली अपने चंगुल में रखा कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं बता पाई। मेरा बेटा साइबर सिक्योरिटी में है, मैं उससे डिस्कस नहीं कर पाई। तो ये ना, मुझे लगता है कि एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और आपकी कमजोरी है, वो भी आपको, जिसे कहते हैं, फंसने की तरफ ले जाती है। जी जी। क्योंकि आप, एक तो आप कुछ फायदा चाहते हैं, और दूसरा आप, जैसे ये है कि सोशल आपकी कंडीशन हो जाती है, आप किसी को बताना नहीं चाहते। और इसके अलावा एक चीज और, कि आपका डेटा डेफिनेटली जो है वो सब जगह पे जाता है। क्योंकि मेरे साथ जो ये किस्सा हुआ, उसके बाद मेरे को अलग अलग तरीके से अप्रोच किया गया। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लिस्ट है ना, वो सर्कुलेट होती है अलग अलग जगहों पे, और ये कहीं से तो डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जहां से ये लोगों को, जैसे कहते हैं ना, अप्रोच करते हैं। जी जी। तो हमारा जो डाटा लीक होता है कहीं ना कहीं, उसके थ्रू इनको मदद मिलती है। मैम रेशमवाला, आपके पास भी आऊँगी, उससे पहले मेरा एक सवाल है खुशबू जैन से। खुशबू, देखिए एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या जो डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जो आरोपी होते हैं, कुछ पकड़ में भी आते हैं, कुछ पर शिकंजा कसता भी है, किस तरीके की सज़ा का प्रावधान है? अगर हम कानूनी भाषा में समझना चाहें, क्या सख्त सज़ा है? जी बिल्कुल सख्त सजा है, पर इनको पकड़ना अभी भी बहुत बहुत कम। अगर आप देखेंगे तो कन्विक्शन रेट या इनको जो पकड़ा गया है बहुत कम है। बिकॉज इन्वेस्टिगेशन और इन सब में जब तक ये आता है इन्वेस्टिगेशन में, जब तक आप कंप्लेन करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो साइबर क्राइम में ये समझने की बहुत जरूरत है कि जिस तरीके की चीजें हुई आप इमीडिएटली कंप्लेन करें। क्योंकि समय चला जाता है तो एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, वो लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं इस टाइप के एविडेंसेस। और हम देख रहे हैं जहाँ पर डिजिटल एविडेंस की बात है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद में अगर अगर पकड़े गए हैं तो सजा का तो प्रावधान है। वहां पर बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके कोई प्रोविजन या कोई चीज नहीं है लॉ के अंदर। बट अगर आप देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट ये लोग करते हैं कभी इम्पर्सोनेट करके। तो पहला हो गया कि उन्होंने किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को या किसी ईडी या फिर किसी जुडिशियल अथॉरिटी को इम्पर्सोनेट किया है, तो इम्पर्सोनेशन की सजा है। हमारा जो नया बीएनएस का कानून है उसके अंदर और आईटी एक्ट में भी है। इम्पर्सोनेशन के बाद में आ गया आइडेंटिटी थेफ्ट, वो भी है। उसके बाद में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में ये लोग हेर बदल करते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो किसी केस में एफआईआर की कॉपी देते हैं, किसी में एफआईयू का कोई पेपर आता है आपके पास में, किसी में ईडी का कोई पेपर आता है कि आपके खिलाफ ये है, तो वहां पे उनके नाम, उनका स्टैंप यूज होता है। तो उसको लेकर भी सजा है कि अगर आप ऑफिशियल सिग्नेचर्स और डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हैं या उनमें छेड़छाड़ करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम्स जो है वो ये लोग डिपेंडिंग केस टू केस बेसिस में होता है। और ये सारा मिलकर, और फिर चीटिंग, और ये तो हो ही गया कि आप फ्रॉड और चीटिंग कर रहे हैं तो उसका भी ये चीज आ गया। बट ज्योति, इसके साथ साथ में ये जानने की जरूरत है कि जनता को जैसे ही ये कुछ हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। आप cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेन करें, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करें अगर ऐसा कुछ हुआ है। और तीसरा, आप 1930 पे कॉल करें आपके पैसे लेने के लिए। बट अगर आपको पैसे भी मिल रहे हैं 1930 से, तो भी आप पुलिस में कंप्लेंट जरूर करें, ताकि ये जो नंबर्स है, ये जो तरीके हैं, इनके रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने लगी है मिनिस्ट्री, ताकि पता चले कि किस तरीके से कहाँ हो रहा है और पूरे नेक्सस को पकड़ा जाए। बिकॉज ये एक या दो लोग नहीं है, ये पूरा नेक्सस है जो एक साथ काम करता है, पूरा एक नेटवर्क है जो काम कर रहा है। लेकिन निराशाजनक बात ये कि जैसा कि खुशबू ने बताया कि जो ऐसे आरोपियों को पकड़ने वाला जो रेट है वो बहुत कम है, बहुत कम नंबर्स हैं जहां पर आरोपी शिकंजे में आए हों। एम रेशमवाला, देखिए अभी भी हम होता है, जब भी किसी को भी कॉल करना होता है उससे पहले हम ये मैसेज सुनते हैं कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है अगर अननोन नंबर से कॉल आता है। आप किस तरीके से झांसे में आ गई? क्या डर गई थी आप? और इस दौरान आपको वो क्या चीज होती है जो रोकती है कि आप घर वालों से ये शेयर कर ले कि फोन पर आप किसी से इतने लंबे वक्त तक कांटेक्ट में हैं जो आपसे पैसों का ट्रांसफर करा रहा है? नमस्कार। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे साथ जो डिजिटल अरेस्ट रहा वो बड़ा ही अलग किस्म का था। जैसे रेनू हांडा जी ने बताया कि हम किसी झांसे में फंस जाते हैं, तो मेरे साथ में ये वारदात बड़े अलग तरीके से हुई। जहां पर मैंने एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू एक पार्सल मंगवाया था। डेफिनेटली मैंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जैसे कि मेरा एड्रेस है, मेरा फोन नंबर है और सारी डिटेल्स, जैसे उन्होंने आधार कार्ड का भी कहा था आइडेंटिफिकेशन के मैटर को लेकर। तो बस वो डिटेल्स शेयर करने पर कुछ दिन में जैसे मेरा पार्सल अराइवल था, बट ये बात मुझे कुछ दिनों बाद रियलाइज हुई कि इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीक हुई है। तो मुझे कुछ दिनों बाद इस तरह से कॉल आया कि वो क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और कुछ
कस्टम ऑफिसर्स है, क्योंकि मेरा पार्सल मैंने एक ऑर्डर किया है और वो पार्सल कस्टम्स में पकड़ा गया है और कस्टम्स के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो कि होनी नहीं चाहिए एक पार्सल में। जैसे कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स है, कुछ ड्रग्स है और बहुत ऐसी चीजें जो कि इलीगल मानी जाती है, वो एक भारी मात्रा में है। तो डेफिनेटली बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं पार्सल ऑर्डर किया था और मैं एंटाइज हो गई थी कि कम प्राइस में मुझे कोई सामान मिल रहा है, तो उस वजह से मैंने ऑर्डर किया था और उस वजह से मुझे भुगतना पड़ा उसका। एम रेशमवाला, आपको कहीं कभी बिल्कुल एक पल भी ये नहीं लगा कि जब मेरा ऐसा कुछ सामान है ही नहीं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? देखिए वैसे मेरे लिए ये कहना शायद आसान है, लेकिन उस सिचुएशन में जब कोई शख्स होता है उसको पता होता है किस मेंटल ट्रॉमा से वो गो थ्रू हो रहा होता है। लेकिन मेरा पर्सनल सवाल है, आपको एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने। उस वक्त के ऊपर पहला ख्याल तो यही आया कि नहीं मैंने तो ऐसे कुछ ऑर्डर नहीं किया है, बट दे मेक यू बिलीव, वो आपको बिलीव करने पर मजबूर करते हैं कि हाँ शायद आपका पार्सल नहीं है ये और कुछ मिसप्लेस आइडेंटिटी या मिसप्लेस पार्सल की वारदात हो चुकी है आपके साथ। तो हम आपका जो कॉल है ना वो हम दिल्ली पुलिस, तो मुझे पसंदकुंज पुलिस स्टेशन पर इमीडिएटली कस्टम ऑफिसर्स ने ट्रांसफर किया, क्योंकि बिकॉज उन्होंने मेरी आवाज में घबराहट देखी, उन्होंने देखा कि मैं उनके चंगुल में आ चुकी हूँ, तो कहने लगे मैडम आप बहुत जेन्युइन लग रही हैं, तो आपके साथ ऐसे नहीं हो। बिकॉज मेरी सारी इंफॉर्मेशन, जहां तक कि मेरी एड्रेस, अच्छा थोड़ा सा मुझे रियलाइज इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने पार्सल में कुछ और नाम लिखवाया था और मेरे आधार कार्ड पर नाम अलग था, तो मुझे वहां पर थोड़ा सा क्लिक हुआ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, बिकॉज ये आधार कार्ड सारी चीजों से लिंक है, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट हो और ये हो, तो उस जगह पर मुझे शक नहीं गया। जी ठीक है मुकेश चौधरी, देखिए यहाँ पर देखा यही जा रहा है और एक बड़ी बात जो सामने आई, वैसे ये पहले भी बहुत बारी इस तरीके की अवेयरनेस लोगों के बीच में ये इसको सर्कुलेट भी किया गया। ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं तो जो पैकेज है जिस पर आपकी पूरी डिटेल होती है, एड्रेस से लेकर फोन नंबर तक एक एक चीज आपकी लिखी होती है, बहुत ख्याल और बहुत तरीके से उसको आपको उसको कट करके उसको बिल्कुल आपका जहां पर आपकी डिटेल्स जानकारी वहां पर दिखे भी नहीं, उस तरीके से आपको डस्टबिन में उसके बाद उसको फेंकना है। क्या ये मैटर करता है? जी, आपका रिप्लाई करने से पहले मैं एक तो रेनू जी ने स्टेटमेंट दिया था, मैं उसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ। रेनू जी ने कहा था कि वो इससे रिलेट नहीं कर रही हैं। वो इसलिए रिलेट नहीं कर रही थी क्योंकि वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार नहीं हुई, वो इन्वेस्टमेंट का शिकार हुई हैं कि उनसे इन्वेस्टमेंट करवाया गया, तो इसलिए वो थोड़ा इस न्यूज से डिस्कनेक्टेड है। सेकेंडली इसके अंदर मैं आपके रिप्लाई पे अगर आ जाऊं तो ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे क्या होता है कि जब आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, एक तो आप यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर्सनल अकाउंट से शॉपिंग हो रही है, तो वहां बहुत सारे लोग एक तो शिकार भी हो जाते हैं और डेटा ब्रीच भी होता है, डेटा लीक भी होता है, डेटा मिसयूज भी होता है। बट जो रजिस्टर्ड ऑफिशियल शॉपिंग पोर्टल्स हैं, अगर वहां से शॉपिंग करते हैं तो वो एक सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की कंप्लाइंसेस करते हैं, डेटा की सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा प्राइवेसी के लिए बहुत सारे नॉर्म्स है जिनको फॉलो करते हैं। तो एक तो प्रेफरेबली प्लेटफॉर्म चूज करने चाहिए। उसके बाद में प्राइवेसी आप अपनी लाइफ में जितना ध्यान रखेंगे, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डीपीडीपी एक्ट लेके आ गई है, तो अब गवर्नमेंट का भी बहुत ध्यान है सबकी प्राइवेसी पे, यूजर्स की, सिटीजन्स की प्राइवेसी को लेके, डेटा प्राइवेसी को लेके। तो हर एक यूजर को प्राइवेसी का हर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं कि ठीक है आपने पार्सल को फेंका, या फिर आपका डेटा, आपका नेम है, मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल, आप अपना कांटेक्ट, आप इनफैक्ट अपना कांटेक्ट नंबर भी, कई बार क्या होता है कि रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे या भी आपसे रजिस्टर पे एंट्री करवाई जाती है, आपसे फीडबैक लिया जाता है, तो हर तरीके से आपका डेटा जा रहा है और वो डेटा ही आगे जाके कहीं ना कहीं मिसयूज होता है। पर अधिकतर केसेस में अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता दूं तो इस तरीके के डेटा को साइबर फ्रॉडस्टर्स इंडिया में, भारत में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो मेरे ख्याल से लेस देन 10% यूज कर रहे हैं। मोस्टली ये रैंडम कॉलिंग करते हैं, एक सीरीज से कॉल लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में उनकी कॉल डिटेल ली जाती है फ्रॉडस्टर की। फ्रॉडस्टर क्या करता है, सीरीज से कॉल करना स्टार्ट करता है, लास्ट में 1 होगा, फिर दूसरे वाले कॉल में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और रैंडमली। और हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कॉल जाता है और उनको भी वो विक्टिम बना लेते हैं। उसको बेचारे को पता भी नहीं होता है फ्रॉडस्टर को कि उसने कैबिनेट मिनिस्टर को टारगेट कर लिया। तो कई बार पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये सोचती है कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन का नंबर कहां से आया उसके पास में, और जब उससे पूछते हैं वो कहता है सर मैं तो रैंडमली सीरीज से कॉल करता हूं, मुझे क्या मालूम किसको कॉल लग रहा है। तो अलग अलग की मिक्स मॉडस ऑपरेंडीज हैं।
डॉक्टर शैलेंद्र, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए हमने ऐसा देखा है, जैसा कि अभी मुकेश चौधरी भी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बड़े नेताओं तक को कई बार इस तरीके के कॉल आ जाते हैं, बहुत से पुलिस वाले भी इसका शिकार हो चुके हैं। कहाँ पर किस तरीके की और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों के बीच में, ताकि खुद वो अपने आप को सेफ रख सकें इस तरीके से ठगे जाने से? मैं इसमें क्रिमिनल्स की तरफ से वे फॉरवर्ड बताऊंगा आपको एक। उसके पहले मैं बताऊंगा ये फ्रॉड होते क्यों है और डिटेक्शन क्यों कठिन होता है, कन्विक्शन क्यों ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है। पहली चीज स्पीड, मन की तरह नेटवर्क चलता है। हमने सोचा अमेरिका, हम अमेरिका पहुंच गए। हमने पहुंचा ऑस्ट्रेलिया, बटन दबाया ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। सो स्पीड। नंबर 2 एनोनिमिटी, वो नाम नहीं आता है, नंबर आता है। बहुत सारे स्पूफ्ड मेल होते हैं हमारे, जितने आजकल तो सब लोग जानने लगे हैं कि हम अपने ही आईपी एड्रेस को चेंज करके हम अभी आपको ऑस्ट्रेलिया से भेज सकते हैं, यूके से भेज सकते हैं, कहीं से करते हैं, स्पूफिंग हो जाती है। जरूर है हम उसको बाद में डिटेक्ट करें। लेकिन तीसरी चीज ज्यूरिसडिक्शन, पुलिस का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका तो होल ऑफ इंडिया होता है, लेकिन स्टेट पुलिस का जरूर है होल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू कश्मीर नहीं होता था, अब बाद में पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर भी हमारे सब ज्यूरिसडिक्शन में हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट पाकिस्तान, व्हाट अबाउट बांग्लादेश, व्हाट अबाउट नाइजीरिया? वहां पे इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि एक्चुअल लॉस जो होता है वो तो उसके सामने कहीं लगता नहीं है। प्लस इतनी पावर नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं जिसका ये फायदा उठाते हैं साइबर क्रिमिनल्स। नाउ इट कम्स टू डिजिटल एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन सीनियर ऑफिसर्स करवाते हैं अपने सुपरविजन में, और उनको क्योंकि डिजिटल डेटा के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में ज्यादा नॉलेज होती है। और डायरी हमारा थानेदार लिखता है, केस डायरी। वो चीजें जो इन्वेस्टिगेशन में फाइनल डिटेल्स हैं, वो जनरली, बिकॉज मैं खुद पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, केसेस डिटेक्ट हुए और कोर्ट से एक्विटल हो गया। जब केस डायरी वापस देखी तो जो तरीका था, जो एविडेंस था, वो तो केस डायरी में लिखा ही नहीं गया है। कोर्ट के सामने तो वो एविडेंस प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, या जो एक्सप्लेन करने वाला है कोर्ट को, विटनेस थानेदार है, उसको आता ही नहीं है कि कैसे एक्सप्लेन करें। तो पुलिस में हमने मध्य प्रदेश में तो खैर साइबर क्राइम की जो सेल है हमारी बहुत इफेक्टिव है, बहुत ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग, कांस्टेबल लेवल पे ही बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने लगे हैं। थानेदार लेवल जो पुराने थे तब ये था। तो एक तो पुलिस की ट्रेनिंग, दूसरी पब्लिक की ट्रेनिंग। अब मैं आपको ये बताऊं, जितने लोग को डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, उसके साथ अगर उनको पोस्टल लेटर भी आने लगे कि आपका ऐसे ऐसे अरेस्ट हुआ, और ईडी की, आईबी की, सीबीआई की, जुडिशरी के लेटर हेड पे साथ में चिट्ठियां आने लगेंगी। अभी इनका एक फर्दर ये होगा, मैं उनको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं पब्लिक को दे रहा हूँ, टू ऑथेंटिकेट कि नहीं हम ही हैं जो हुआ है। उसी दौरान उनको चिट्ठी भी आ सकती है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, और अपने दोस्त रखो। मैं तो कहता हूँ कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जिनसे सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी विपदा में अपना दिमाग काम नहीं करता है, दोस्त का करता है। दो लोग का ब्रेन मिलके ही कैन गाइड। जी डॉक्टर शैलेंद्र। खुशबू जैन, एक ऐसे मामलों में देखिए ये भी देखा जाता है, जैसे कि बात अभी हो भी रही थी कि रेपुटेशन की बात आती है कई बार डर कर, और कि लोग क्या कहेंगे कि पढ़े लिखा होने के बावजूद इतना बेवकूफ़ कैसे बन गई। इस चक्कर में बाहर आकर शिकायत नहीं करते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कहाँ पर सबसे जल्दी जाकर अप्रोच हमें करना है, ताकि जो हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है जल्द से जल्द कोई एक्शन उसके खिलाफ लिया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन है। और आई थिंक जिस तरीके से इन लोगों की स्टोरी लाइन यूज करी जाती है क्रिमिनल्स जो करते हैं, उससे वो इतना भय आ जाता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि किसको बताए, कहाँ बताए। और आई थिंक ज्यादातर साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं वो। एक बार जब आपसे बात करने लगते हैं तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी होती है, जहां पर एक तरफ आ गया कि आपका जो बेटा है वो मिला है अपने दोस्तों के साथ में, उसके पास ड्रग्स थे, या बेटी है, या फिर आपत्तिजनक पोजीशन में पाए गए हैं कहीं पर। तो ये जो सारी चीजें, आप इतने डर जाते हो उस चीज से कि ये सच था, नहीं था, क्या था। तो जब तक आप रियलाइज करते हो कि आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो चुके हो, वो रियलाइज भी हो जाता है, तो उसके बाद में भी आप इतने ज्यादा सहमे होते हो कि आपको बहुत डर होता है कि मैं ये बताऊं कैसे, किसको बताऊं, क्या करूं। और आप जब पुलिस के सामने ही 2 घंटे, 15 मिनट, 2 दिन, 22 दिन तक बैठे होते हो, तो वो एक आप खुद सोचे कि कितना इम्पैक्ट हो जाता है वो साइकोलॉजिकली उस इंसान के ऊपर, कि उसको बहुत डर लगता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं। और रियलाइजेशन के बाद दिमाग में एक और बात रह जाती है कि मैं बेवकूफ बन गए, तो मैं अपनी बेवकूफ वाली बात नहीं है। कुल मिला के सिचुएशन में डरना नहीं है। 2-3 चीजों का आप ध्यान दें। जब आपको इस तरीके की चीजें आती है, आप
ऑथेंटिकेट करें जब भी आपके ऊपर कंप्लेन आ रही है, आपका नाम किसी एफआईआर में दिखा रहे हैं या आपके बच्चों का किसी का नाम यूज कर रहे हैं या फिर आपके माँ बाप का नाम यूज कर रहे हैं किसी चीज में, तो आप अपने बीच में फैमिलीज में कोड वर्ड रखें, पासवर्ड रखें, जहां पे कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो आप एक दूसरे को बात करें। बिकॉज डिजिटल अरेस्ट में अब हम एआई की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वॉइस क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग की बात है। तो जितने भी आप स्टेप्स में आगे जाते जाएंगे, क्रिमिनल्स 4 स्टेप और आगे जाते हैं, नई मोडस ऑपरेंडी, सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्राइम्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, प्लस कुछ नंबर्स को याद रखने की जरूरत है। 1930 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आप इस पे कॉल 1930 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। जब भी आपका पैसे का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है जो आपने नहीं किया है लेजिट तरीके से, या किया भी है तो आपके पैसे चले गए हैं, तो 1930 पे कॉल करें। कॉल करने के टाइम पे 2 चीजों का ध्यान रखें कि आप अपने बैंक की डिटेल्स रखें, पेटीएम या बैंक जहां से भी पेमेंट गेटवे या फिर बैंक से आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, कब कब किए हैं, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, कौन से आईडी कौन से नंबर पे दे रही हैं। 1930 ये नंबर याद रखना है अगर आपने जो ट्रांजैक्शन नहीं किया। और साथ ही आपने कोड वर्ड, फैमिली कोड वर्ड, बहुत अहम बात आपने बताई है। जल्दी से मैं मुकेश चौधरी आपसे भी 3 ऐसी बहुत जरूरी चीजें, बहुत जरूरी बातें जो खास तौर से ध्यान में रखनी है ताकि आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार ना हो। पहला पार्ट तो ये है कि कॉल पे चाहे कोई आपको धमकाए या फिर इन्वेस्टमेंट की स्कीम दे, आप उसे नहीं जानते हैं तो ये स्कैम अलर्ट है, इससे आप कुछ करें। सेकंड पार्ट, अगर कोई आपसे पैसे मांगता है और आप जब पूछते हैं कि वो पैसा प्राइवेट खातों में जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी होती हैं, आपको समझ जाना चाहिए किसी प्राइवेट या सेविंग्स अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये स्कैम अलर्ट है। तीसरा पार्ट, आप ये समझिए कि आपको ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। आपके अपने घर में मेंबर से कोई एडवोकेट हो सकते हैं, कोई पुलिस पर्सन जानकार हो सकते हैं, किसी भी तरीके कोई पार्ट हो, आप अपने लेवल पे डिसाइड ना करें। और सबसे अहम है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी मुकेश, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मुकेश चौधरी आप हमारे साथ जुड़े, खुशबू जैन आपका भी, और डॉक्टर शैलेंद्र एम रेशमवाला, रेनू हांडा, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत अहम जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स ने दी कि डरना नहीं है, 1930 नंबर है, इसको याद रखना है, फैमिली कोड वर्ड जरूर आप रखें, और साथ ही साथ आपको अगर पैसे के लेन देन को लेकर कोई फोन पर बातचीत हो रही है तो इसको डिस्कस जरूर करें आपस में, किसी दोस्त के साथ, फैमिली के साथ। बोलने से बदलेगा में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।